तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद से वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर अगर हम बात करें ताज़ा हालात जो है, सड़कें मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं और इसे अब तक का एक बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुई गिरफ्तारी, तमाम जानकारी के साथ साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, सबसे पहले तो मामला बताइए पूरा, कौन है वो नेता, कौन है वो मेयर और क्यों गिरफ्तार किया गया? उस नेता का नाम है इकराम इमामोगलू। वो है जो तुर्की की सिटी है इस्तांबुल, उसके मेयर हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं इन दिनों। और सबसे बड़ी विपक्षी जो पार्टी है CHP, उसके वो नेता हैं। 19 तारीख से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। 19 तारीख को उनको हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के और फर्जी डिग्री रखने का मामला था। तो उनको हिरासत में लिया गया था। तब से 19 तारीख से ही बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहले अंकारा में प्रोटेस्ट शुरू हुए, इस्तांबुल में शुरू हुए, अंकारा में शुरू हुए, फिर धीरे धीरे दर्जनों शहरों में, तुर्की के अलग अलग शहरों में ये प्रोटेस्ट फैल गए हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि 100 से ज़्यादा लोगों को इस प्रोटेस्ट में हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग शामिल हैं इसमें। और ताज़ा अपडेट ये है कि 23 तारीख को, मतलब कल के दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई है आधिकारिक रूप से। 19 तारीख से वो हिरासत में लिए गए थे, लेकिन 23 मार्च वही दिन है जब विपक्ष उन्हें बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस करने वाला था। 2028 में, 2023 में भी चुनाव हुए हैं। इसमें रजब तैयब अर्दवान जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो जीत कर आए हैं और 2028 में फिर चुनाव होने थे। तो इसमें सबसे बड़ा कैंडिडेट माने जा रहे थे जो एर्दोआन को चुनौती दे सकते थे। हालांकि एर्दोआन ने ये बोल दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसमें भी एक पेच है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो वो 2028 में सबसे मजबूत कैंडिडेट साबित होने वाले थे एर्दोआन और उनकी पार्टी के खिलाफ। 23 तारीख को, मतलब ये लगभग कन्फर्म था, लगभग तय था कि उनकी पार्टी उनको आधिकारिक रूप से कैंडिडेट बना देगी 2028 के चुनाव के लिए। लेकिन उससे पहले ही 19 को उनको हिरासत में ले लिया गया और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले हमारे दर्शकों को भी आप थोड़ा सा समझाइए तुर्की के बारे में। वर्ल्ड मैप पर तुर्की कहाँ है और क्या महत्व है तुर्की का? हाँ, तो विकास, मैं यहाँ पे मैप खोल लेता हूँ और हम स्क्रीन में भी अपने दर्शकों के लिए लगा देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं तुर्की वेस्ट एशिया में बसा एक देश है। इसका छोटा सा एक हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। अच्छा, पिछले दिनों हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि रजब तैयब अर्दोआन जो हैं वो मांग कर रहे थे यूरोपियन यूनियन से कि तुर्की को भी यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जा सके, ताकि उनका वो अलग मामला था कि ताकि बिजनेस बढ़े और हमको EU में शामिल कर लिया जा सके, बिजनेस के लिहाज से वो कह रहे थे। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और मिडिल ईस्ट में भी पड़ता है तुर्की का। 8 देशों से तुर्की घिरा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया और ग्रीस भी दिख रहा है, बुल्गारिया भी दिख रहा है। ठीक है, एक दक्षिण में देखिए भूमध्य सागर पड़ रहा है, ठीक है, और ब्लैक सी भी एक तरफ पड़ रहा है। तो इस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति है। जनसंख्या 8 करोड़, लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या है तुर्की की, और राजधानी इसकी अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल, अक्सर लोग ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़ा शहर, चर्चित शहर, इस वजह से इस्तांबुल को लोग थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस्तांबुल तारीखी शहर रहा है। मतलब हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर हो या रोमन एम्पायर हो, तो इनकी जो राजधानी है वो यही शहर रह चुकी है। और इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में, ये की राजधानी हुआ करती थी। ऑटोमन एम्पायर में मुसलमानों की आखिरी खिलाफत जो मानी जाती थी वो थी, तुर्की से ही चलती थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर हारा और फिर तुर्की बना। इस टाइप की हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री है तुर्की की। जी। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वहां पर तख्ता पलट के भी आसार नजर आ रहे हैं? मैं विकास ऐसा तो नहीं कहूँगा कि तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि इसमें समीकरण एकदम उलट है। 2016 में एक बार अर्दोआन के खिलाफ ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है। तो तख्ता पलट एग्जैक्ट
ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ एर्दोआन के लिए हालत बहुत ख़राब है। अब मैंने जिक्र किया 2016 के तख्ता पलट का, तो थोड़ी सी मैं टाइमलाइन बताना चाहूँगा एर्दोआन की, रिसेप तैयब एर्दोआन की। ठीक है, 2003 में वो सबसे पहले बार प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद अब अभी हम देखते हैं तो तुर्की है, पहले तुर्की कहा जाता था, अब तुर्की उसका नाम हो गया है। अब ये एक प्रेसिडेंशियल देश हो गया है, मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट होता है। पहले वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट होता था। तो साल 2003 में एर्दोआन सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार वो चुनाव जीते। फिर 2000 फिर आ गया साल 2014। वो संविधान ऐसा कहता था तुर्की का उस वक्त का कि चौथी बार तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन एर्दोआन को, जानकार ऐसा कहते हैं कि एर्दोआन को एक पावर की वो लग गई थी, भूख पैदा हो गई थी और टेस्ट उन्होंने पावर का चख लिया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया उन्होंने, ठीक है। और फिर क्या किया कि संविधान बदल दिया और राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट बनाया। लेकिन वो आगे बनाया, उसके पहले क्या हुआ, जब वो राष्ट्रपति बन गए, अभी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनाया है, ठीक है, राष्ट्रपति वो खुद बने हैं, प्रधानमंत्री कोई और है। लेकिन जुलाई 2016, जो मैं तख्ता पलट का जिक्र करता हूँ, जुलाई 2016 की बात है, वो छुट्टियां मनाने कहीं जाते हैं और उनकी पीठ पीछे तख्ता पलट की कोशिश हो जाती है, ठीक है। सेना का एक धड़ा कहता है कि हम तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन फ़ौरन जहाँ से वो छुट्टी मनाने गए थे एर्दोआन, वहाँ से एक वो वीडियो स्पीच जारी करते हैं। वो वीडियो फेसबुक, ट्विटर, मतलब ट्विटर पहले कहा जाता था, अब एक्स हो गया है, और जितने भी सोशल मीडिया उस टाइम हुआ करते सब जगह वो फैलाई गई, टीवी में एकदम चलाया गया। एर्दोआन के समर्थित जितने भी टीवी चैनल थे उन्होंने अपने चैनल में इसको विशेष रूप से दिखाया। और फिर जो एर्दोआन के समर्थक थे वो एकदम ज़मीन, आप विजुअल्स देखेंगे तो टैंकों के सामने ज़मीन में लेट गए थे एर्दोआन के समर्थन, वो तस्वीरें सबने देखी 2016 में। तो वो कू फेल हो गया था। अब जैसे ही ये कू फेल हुआ तो एर्दोआन को एक निरंकुश होने का एक बहाना मिल गया। तो उसके बाद उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ख़त्म कर दिया और राष्ट्रपति को वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया, राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया। और फिर 2018 में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ठीक है, एर्दोआन ने जीत लिया। 2023 में दूसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ, एर्दोआन ने ये भी जीत लिया। कीमाल कुर्दुगलू जो इनके खिलाफ के नेता और मेयर नहीं, ये 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो 2023 में उनके खिलाफ खड़े हुए थे। उनको तुर्की का गांधी कहा जाता है, कीमाल कुर्दुगलू जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, हम तस्वीर भी लगा देंगे। तो वो मतलब बाकायदा एक चश्मा लगाते हैं, उनका हुलिया भी थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी से मिलता है। 2023 में उनके खिलाफ एर्दोआन की लड़ाई हुई थी, चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन एर्दोआन जीत लिए। अब संविधान ये कहता है, जो अब मौजूदा सिस्टम है वो कहता है कि एर्दोआन अब तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। और एर्दोआन ने भी ये मतलब घोषणा कर दी है मार्च 2024 में, पिछले साल, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, ख़ासतौर पे तुर्की की राजनीति की जो समझ रखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एर्दोआन हो सकता है कि फिर से संविधान बदल दे और चुनाव पहले करा दे। यस, आपने सही कहा कि 2 संभावनाएं बन सकती हैं, या आशंका, जो भी कहें, ठीक है, ऑडियंस डिसाइड कर ले वो। तो यही 2 संभावनाएं या आशंकाएं बन सकती हैं कि या तो वो पहले इलेक्शन कर लें ताकि उनका वो दूसरा टर्म पूरा ना हो और इस बहाने वो तीसरा टर्म भी शुरू कर दें, 2028 से पहले चुनाव बुलवा लें वो, या फिर वो संविधान परिवर्तन कर लें। लेकिन संविधान परिवर्तन वाला, सिस्टम बदलने वाला थोड़ा मुश्किल लगता है जी। तो ये एर्दोआन की कहानी थी। अब उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं जो मौजूदा उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे शुरू में बताया, इकराम इमामोगलू की गिरफ्तारी हुई है। तो इनकी गिरफ्तारी की 3 बड़ी वजह एर्दोआन ने गिनाई है कि एक तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिग्री में फर्जीवाड़ा किया है, दूसरा एक रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है, और जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मेन जो आरोप तय किया गया है वो रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का ही किया गया है। आतंकवाद का आरोप अभी तय नहीं किया गया है। आतंकवाद वाला मामला ये था
कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है तुर्की में, जिसको तुर्की और कुछ वेस्टर्न ममालिक और अमेरिका ये एक आतंकी संगठन मानते हैं, क्योंकि वो तुर्की की सरकार के खिलाफ आतंकी हमले करती है। वो ये कहती है, मतलब उनका ख्वाब ये है कि एक ग्रेटर कुर्दिस्तान एक देश बनाया जाए जहाँ कुर्द लोगों का वर्चस्व हो, कुर्द लोगों को पूरे अधिकार मिले। वो ऐसा आरोप लगाते हैं जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी वाले कि तुर्की में कुर्द लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो जो गिरफ्तार हुए हैं इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोगलू, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है, एर्दोगान लगा रहे हैं कि तुम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो ये आरोप लगाया गया है उन पर जी। और ये डिग्री वाला क्या मामला है, इस पर अगर अपडेट हो तो? अपडेट यही है कि इस्तांबुल की, गालिबन इस्तांबुल की ही एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली थी। एर्दोगान और उनकी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से ये डिग्री ली है, मतलब वो समय अंतराल शायद पूरा नहीं किया या इस तरीके कुछ फर्जीवाड़ा वाला मामला है इस वजह से। और हुआ ये भी है कि उनकी कुछ दिन पहले, मतलब 19 तारीख से कुछ दिन पहले उनकी ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये बयान आया था कि उनकी डिग्री रद्द की जाती है। लेकिन उसके पीछे भी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एर्दोगान के पास सत्ता है तो कुछ भी करवा सकते हैं अब जिनके पास पावर है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो एर्दोगान के कैंडिडेट थे उनको हरा कर जब ये बने तो नज़रों में चढ़ भी गए। 19 का भी इलेक्शन जीते और 24 में भी। यस। अच्छा, इसका ऐसा होता है ना कि आप समझिए एर्दोगान के पास वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली उनके पास नहीं था। उसी तरीके से वहाँ समझ लीजिए कि इस्तांबुल एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि यार पूरा देश तो जीत लिया लेकिन इस्तांबुल बचा हुआ है। तो वैसा कुछ मामला समझ में आ रहा था और उसी की एक टीस भी कह सकते हैं कि एर्दोगान के अंदर थी और बड़ी बुरी हार हुई थी। और 2024 के हम डेटा देखें बहुत बुरी हार हुई थी जी। चलिए, तो ताज़ा अपडेट ये है, गिरफ्तारी के बाद इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस पूरी बातचीत में मेरे साथ साजिद थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।